गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम मेथड्स की नेक्स्ट क्लास यानी डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि आज थोड़ा कोल्ड है और छाले भी हो रखे हैं, बट वी आर कंटिन्यू। लेकिन आप थोड़ा सा आवाज़ को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो जब भी कोई नया मेथड आता है तो पुराने मेथड्स की जो कमियां होती है उनको पूरा करते हुए फिर आता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो आया था, उसके अंदर ये कमी थी कि बच्चे को हर टाइम ट्रांसलेट करवाया जाता है, तो मदर टंग जो है कहीं ना कहीं उसके हमेशा साथ ही रहती है। तो वो टारगेट लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि जो वो सारा दिन मदर टंग ही बोलेगा और ट्रांसलेट करेगा तो टारगेट लैंग्वेज का माहौल उसको मिल ही नहीं पाएगा। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि क्लासरूम में डायरेक्ट बच्चे को वही लैंग्वेज बोलने को कहा जाता है जो टारगेट है, यानी जिसको हमने लर्न करना है, सीखना है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए लैंग्वेज कैन बी लर्नड ओनली बाय यूजिंग इट इन द क्लासरूम। यानी ये डायरेक्ट मेथड जो है वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि बच्चे को वही लैंग्वेज क्लासरूम में बोलने को मिलती है जिसको लैंग्वेज को टारगेट कर रखा है। इन दिस मेथड स्पीच इज प्राइमरी एंड ग्रामर इज सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना स्पीच जो है, स्पीच का मतलब होता है बोलना, यूज करना, ठीक है, व्यवहार में लाना, वो प्राइमरी रहता है यानी उसको प्राथमिकता मिलती है। और ग्रामर जो होती है वो सेकेंडरी होती है, यानी ग्रामर को सेकंड रखा जाता है और प्रायोरिटी किसकी रहती है, वो स्पीच की रहती है। तो आपने उसके अंदर क्या पढ़ा था, उसके अंदर ग्रामर को ही सब कुछ माना जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर ग्रामर कैन बी लर्नड इनडायरेक्टली, और इसके अंदर जो ग्रामर है वो इनडायरेक्टली, मैंने बताया था किसी भी चीज़ के संदर्भ में अगर हम कुछ पढ़ते हैं, जैसे हम लेसन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कोई ग्रामर का पार्ट आ गया, उसको भी हमने साथ में कवर कर लिया तो वो इनडायरेक्ट होगा। लेकिन हम ग्रामर की ही बुक से और डायरेक्ट ग्रामर पढ़ते हैं तो वो होती है डायरेक्ट ग्रामर। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर जो ग्रामर पढ़ी जाती है वो इनडायरेक्टली पढ़ी जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए फॉरेन लैंग्वेज शुड बी लर्न एज द चाइल्ड लर्न्स हिज ओवन मदर टंग इन ए नेचुरल वे। यानी हम फॉरेन लैंग्वेज को तब लर्न कर सकते हैं अच्छे से अगर बच्चा उसको अपनी मदर टंग की भांति बोल ले, ठीक है, नेचुरल वे में, प्राकृतिक तरीके से। जैसे हम जब जन्म लेते हैं तब हम जैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो हमारे आसपास का जो माहौल होता है वो हमारी मदर टंग का होता है, तो वो हमें फिर बोलने में आसान लगने लगती है, ऐसा लगता है कि भाषा हमारे साथ ही जन्मी है, ठीक है। तो अगर हम जन्म लेते ही बच्चा जैसे बोलना शुरू करता है उसी टाइम अगर उसी लैंग्वेज को पकड़ा देंगे तो फिर वो वही बोलना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके का नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो देना होता है बच्चे को। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्यों? क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है बच्चे को, डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में बोला जाता है जो बच्चे को सिखानी है। बिकॉज इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश इन ए नेचुरल वे। यानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज को नेचुरल प्राकृतिक तरीके से बोलने के लिए इनेबल करती है, बच्चे के अंदर विशेषता डाल देती है बच्चे को नेचुरल वे में इंग्लिश बोलने के लिए। दिस मेथड बिकम पॉपुलर इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के अंत में ये मेथड जो है पॉपुलर हुआ था, इससे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था। इट वॉज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट, ठीक है, यानी ये किसने बनाया? माइकल वेस्ट ने। हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज डेका बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के डेका के अंदर ये क्या थे? प्रिंसिपल थे। तो इन्होंने इसको इन्वेंट किया। कॉमन फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, डायरेक्ट मेथड की विशेषताएं। This method lays emphasis on oral approach and this helps to promote fluency of speech so that people begin to think in English directly. That is, in this method the emphasis is on oral language, oral aspect of teacher. पूरी बात ये है कि इसके अंदर बच्चे की जो स्पीकिंग करने की पावर होती है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच यानी बोलने के जो तरीका है, बोलने की जो फ्लुएंसी है, तेजी है, उस पर
गौर किया जाता है, दबाव दिया जाता है, और इंग्लिश को जो बच्चे का सोचने का तरीका है ना वो भी इंग्लिश में फिक्स कर दिया जाता है। कैसे कि अगर बच्चे को कोई भी वर्ड बताना है, किसी भी थिंग का नेम बताना है, किसी भी वस्तु का नाम बताना है, तो डायरेक्ट उसको उसी लैंग्वेज में बताया जाएगा जो उसको सिखानी है। ठीक है, तो जब उसको और किसी लैंग्वेज में उस वस्तु का नाम ही नहीं पता होगा, उसको उसी वस्तु में जैसे इंग्लिश सिखानी है, तो जब बच्चे को इंग्लिश के अंदर, जैसे फ़ोन है, फ़ोन को दूरभाष भी बोलते हैं, टेलीफोन को दूरभाष भी बोलते हैं, लेकिन अपन को दूरभाष नहीं बताया गया, अपन को क्या बताया गया, फ़ोन। तो हम सोचते टाइम भी क्या कहते हैं, अपनी सोच में भी क्या नाम लेके आते हैं, फ़ोन। ठीक है, अगर हमें शुरू से ही दूरभाष बताया जाता तो हम क्या फ़ोन, ऐसे फ़ोन को फ़ोन बोलते, क्या नहीं बोलते, दूरभाष बोलते। जैसे अब हर बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा फ़ोन को इंग्लिश में फ़ोन ही बोलता है, क्योंकि फ़ोन इंग्लिश का वर्ड है। और अगर हिंदी में उसको दूरभाष बता दिया जाए तो वो जन्म से ही दूरभाष बोलना शुरू कर देगा। तो ये होता है इंग्लिश में सोचना। यानी किसी भी लैंग्वेज को जब डायरेक्ट तरीके से सिखाया जाता है और उस लैंग्वेज का ट्रांसलेशन नहीं करवाया जाता, तो डायरेक्ट बच्चा उसी लैंग्वेज में सोचना भी शुरू कर देता है, क्योंकि जो सोचेगा ना तो भी वो उसी लैंग्वेज के वर्ड यूज़ करेगा। ठीक है, तो इस लैंग्वेज के अंदर, इस मेथड के अंदर डायरेक्ट स्पीच पे जोर दिया जाता है, ताकि बच्चा बोलना सीखे तो उसी लैंग्वेज में सीखे, यानी वो ट्रांसलेट के झंझट में ना पड़े। द मेथड इज यूजफुल इन टीचिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स बिकॉज इट लेस एम्फोसिस ऑन ओरल प्रोनाउंसिएशन। इसके अंदर ना बच्चे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताई जाती है इस मेथड के अंदर, ताकि वो ढंग से प्रोनाउंसिएशन, यानी वो बोलना ढंग से, उच्चारण ढंग से करने लग जाए। इस पे उच्चारण पे दबाव रहता है, क्योंकि स्पीच पे दबाव रहेगा तो उच्चारण पे अपने आप रहेगा। The learner gets a lot of exposure to the target language. Students converse with one another in the target language. There is exclusive use of target language. यानी इसके अंदर क्लासरूम में बच्चे को, क्लासरूम में या ग्राउंड पे बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम्युनिकेट करते हैं बच्चे, वो इंग्लिश में ही करते हैं, और बच्चे एक दूसरे के साथ इंग्लिश में ही बात करते हैं, और ग्रैंड लेवल पे इंग्लिश का यूज़ होता है। टारगेट लैंग्वेज का जो भी हमारी इंग्लिश, जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश, और जो भी बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है उसी के अंदर बार बार ग्रैंड लेवल पे बच्चे के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, तो ये लैंग्वेज अपने आप बच्चे के अंदर फिट हो जाती है। उसके बाद में this method enhances the student's capacity to hear accurately, to understand swiftly, to recall immediately and speak promptly. This method gives intensive speech practice. यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बना था, इंटेंसिव स्पीच। ठीक है, इस मेथड के अंदर है ना बच्चे के सामने हर बार इंग्लिश में ही बोला जाता है, इंग्लिश में ही उसको समझाया जाता है, इंग्लिश में उसको सोचने के लिए बाध्य किया जाता है। इसीलिए बच्चे की जो कैपेसिटी है ना इंग्लिश के अंदर, सुनने की, बोलने की, समझने की, ठीक है, तो वो अच्छी हो जाती है। इसीलिए इस मेथड की इसीलिए इसको डायरेक्ट मेथड बोला जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंग्लिश का यूज़ होता है। बार बार इंग्लिश के अंदर ही बच्चे के सामने सोचा जाता है, बोला जाता है, समझाया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। इसीलिए दिस मेथड जनरेट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डायरेक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन। यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है, यूज़ ऑफ इंग्लिश इन मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी बच्चे का कॉन्फिडेंस कब बनेगा, जब वो इंग्लिश में बोल पाएगा। वो इंग्लिश सीख रहा है, अगर वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा तो वो सीख भी नहीं पाएगा, उसको हर टाइम ये डर रहेगा, वो कितने भी रूल्स रट ले, अगर वो इंग्लिश को बोल नहीं पाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस बनेगा ही नहीं। इसीलिए इंग्लिश को बार बार इसमें बोलना, स्पीच पे फोकस किया जाता है, ताकि जितना बच्चा बोलेगा इंग्लिश उतना ही बच्चे का कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट टीच करवाया जाता है, डायरेक्ट बच्चे को बोलने के लिए बोलना सिखाया जाता है इंग्लिश के अंदर। यूज़ ऑफ इंग्लिश इज़ मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी इंग्लिश का जो यूज़ है ना वो बच्चे के मीनिंगफुल सिचुएशन, बच्चे के सामने मीनिंगफुल सिचुएशन में होता है। ऐसे नहीं कि बच्चे को भारी भरकम रूल्स रटवा रहे हैं, उसको बोलना आ ही नहीं रहा है, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। उसको डायरेक्ट जो है मीनिंगफुल सिचुएशन के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, 4 क्वेश्चन ओनली डायरेक्ट मेथड से। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रांसलेशन वाला मेथड और डायरेक्ट मेथड कितने इम्पोर्टेंट है। इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, यानी
ग्रामर जो है वो पाठ के संदर्भ में ही बताई जाती है, डायरेक्ट जो ग्रामर है वो नहीं समझाई जाती। एग्जाम्पल्स आर गिवन फर्स्ट एंड देन ए ग्रामेटिकल रूल और डेफिनेशन इज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे ये ना जो आगमन मेथड है ना, इंडक्टिव का मेथड होता है, जो होता है आगमन विधि, और डिडक्टिव होता है निगमन विधि। निगमन में डायरेक्ट रूल बताए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं, और इंडक्टिव के अंदर पहले उदाहरण बताए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रामर है ना वो कैसे सिखाई जाती है, पहले उदाहरण बताए जाएंगे और फिर रूल बताया जाएगा। इस तरीके से ग्रामर सिखाई जाती है डायरेक्ट मेथड के अंदर। उसके बाद में इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप टू लर्न ओरल स्किल्स, इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो इसके अंदर ना लिखित और मौखिक दोनों स्किल जो है लर्न करवाई जाती है बच्चे को, और इम्पोर्टेंस रहती है प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की इम्पोर्टेंस रहती है। अब ये क्वेश्चन बना हुआ है कि डायरेक्ट मेथड के अंदर इम्पोर्टेंस किसकी होती है, तो प्रोनाउंसिएशन की होती है। There is a direct bond between word and idea. This method implies direct association of the foreign speech with the learner's thought. देयर इज़ ए डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, यानी वर्ड और आइडिया, सोचने के तरीके के अंदर, शब्दों के अंदर बॉन्ड बन जाता है, डायरेक्ट एक बंध बन जाता है। दिस मेथड इम्प्लाइज डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। ये मेथड जो है ना फॉरेन लैंग्वेज के डायरेक्ट यूज़ पे जोर देता है विद द लर्नर थॉट, यानी जो लर्न करने वाला बच्चा है, जो लर्नर है, उसका सोचने का तरीका भी इंग्लिश में फिट किया जाता है, ताकि बच्चा सोचे भी तो इंग्लिश में ही सोचे। इस तरीके से बच्चों को इसमें पढ़ाया जाता है। सेंटेंस इज़ द यूनिट ऑफ स्पीच। ग्रामर मेथड में क्या था, यूनिट जो यूनिट ऑफ सेंटेंस की यूनिट थी वो वर्ड थी। इसके अंदर क्या है, स्पीच है, सॉरी सेंटेंस है। उसके अंदर यूनिट ऑफ स्पीच की ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर वर्ड थी, और इसके अंदर क्या है, सेंटेंस है। इसके अंदर पूरा सेंटेंस जो है बच्चे को बताया जाता है, बोलना सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे टेबल की तरफ इशारा करके टीचर ऐसे नहीं बोलेगा कि ये मेज है और फिर उसको ट्रांसलेट करेगा दिस इज ए टेबल, ऐसे नहीं। इसके अंदर डायरेक्ट टेबल की तरफ इशारा करके डायरेक्ट ही टीचर यही बोलेगा दिस इज़ ए टेबल, और बच्चे सोचना भी उसी में शुरू करेंगे भी ये एक मेज है। बच्चा सोचेगा ये दिस इज़ ए टेबल, यानी ये एक टेबल है। तो बच्चा इस तरीके से सोचेगा भी इंग्लिश के अंदर और बोलेगा भी इंग्लिश में। It lays stress on the need of limited vocabulary and phraseology thought in definite stages. इसके अंदर स्ट्रेस रहता है, किस पे स्ट्रेस रहता है, नीड ऑफ लिमिटेड वोकेबलरी, यानी एक इतनी सारी वोकेबलरी बच्चे के पास होनी चाहिए, ऐसा इस पे दबाव दिया जाता है कि बच्चा इंग्लिश को, ऐसे नहीं है कि आपके पास किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत सारा शब्दों का भंडार हो, ज़रूरी नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं तो कितने ऐसे वर्ड हैं जिनका हम डेली यूज़ करते हैं, और कितने ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हम बहुत कम यूज़ करते हैं। हमें पता किन के बारे में होना चाहिए, जिनका हम बहुत बार यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर भी ऐसा ही होता है, हमें इतने, इसके अंदर लिमिटेड वोकेबलरी होती है, बच्चे को उतने शब्द तो सिखाए जाते हैं जो वो बार डेली लैंग्वेज में यूज़ करता है। आपने अंग्रेज़ों को बोलते हुए देखा होगा, ठीक है, वो बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं वो बार रिपीट करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास, उनको इंग्लिश आती है तो उनके पास बहुत सारी वोकेबलरी है, शब्दकोश है, ऐसा नहीं है, उनको बहुत सारे शब्दों का ज्ञान है, ऐसा नहीं है। उनसे ज़्यादा शब्दों का ज्ञान तो हमें होगा। हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास माहौल भी नहीं है इंग्लिश का, लेकिन हम इंग्लिश पढ़ते हैं किताबों में, और किताबों में एक पन्ने पे भी 1000 से ज़्यादा शब्द जो है हमें मिल जाते हैं। लेकिन बोलते टाइम ऐसा नहीं होता, बोलते टाइम लैंग्वेज की वोकेबलरी है वो लिमिटेड होती है। बार हम कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका दिन में न जाने कितनी बार, एक बात के अंदर भी हम 10 से 15 बार उन शब्दों को यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं वहाँ गई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो यहाँ पे मैं, मैंने, हमने, हमारा, इस तरह के वर्ड हम सारा दिन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में भी क्या होता है,
इज, दैट, दिस, इस तरह के वर्ड जो है बार बार यूज़ होते हैं। तो लिमिटेड वोकेबलरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, फ्लुएंसी से बोलना चाहते हो, जैसे अंग्रेज फ्लो में बोलते हैं उस तरीके से बोलना चाहते हो, तो आपको बहुत बड़े बड़े ग्रंथ रटने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपको लिमिटेड सी वोकेबलरी, लेकिन हाँ बोलने का तरीका, प्रोनाउंस करने का तरीका, और जैसे अंग्रेज बोलते हैं उनका उच्चारण क्या होता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, वो सीखना होता है। तो इसके अंदर जो वोकेबलरी होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत सारे वर्ड बच्चे को नहीं बताए जाते। This method develops a test for English literature, enables learner to acquire a command over the English language and helps the learner to acquire fluency of speech। इसके अंदर बच्चे की जो है ना कमांड करवाई जाती है इंग्लिश पे, और उसको बार बार जो है बोलने के लिए माहौल दिया जाता है ताकि इंग्लिश में उसकी फ्लुएंसी बन जाए। ऐसा नहीं है कि वो रट के बैठ जाए और बाद में उस चीज़ को कभी यूज़ ही ना करे, उसको बस बोलने का इतना माहौल दिया जाता है कि उसकी फ्लुएंसी बन जाती है इंग्लिश बोलने के लिए। This method is based on educational principles, particular before general, concrete before abstract, practice before theory। यहाँ पे ये सूत्र दिए गए हैं। सूत्र होते हैं ना, भाषा सीखने के सूत्र होते हैं। कौन कौन से सूत्र होते हैं इसके अंदर? पार्टिकुलर बिफोर जनरल, यानी विशेष से सामान्य। पार्टिकुलर होता है विशेष, जनरल होता है सामान्य। विशेष से सामान्य की तरफ, कंक्रीट फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की तरफ। बच्चे के सामने बच्चा जो जानता है उनको यूज़ करते हुए जो वो नहीं जानता उनके बारे में बच्चे को बताया जाता है। प्रैक्टिस बिफोर थ्योरी, पहले बच्चे को प्रैक्टिस करवाई जाती है, थ्योरी बाद में बताई जाती है। तो इस तरीके के सूत्र इसमें यूज़ होते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड क्या था और उसके विशेषताएं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स और मेन पॉइंट्स, जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स है जिनके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उनका जिक्र हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए क्लास देखिए इसको, जब तक ये याद नहीं होती, कई बार जो इतना इजी समझाया कि एक बार देखने से याद हो जाएगी, अगर नहीं भी होती है तो एक दो बार देखिए। देखिए किसी भी जो मेथड्स है ना उनको बार बार मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे बुक्स जो है ना बुक्स को बार बार रटते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। पेडागोजी है, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी है, वो आपको बार बार रटने से कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी बुक से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा व्यवहारिक दृष्टि से, ठीक है, कंसेप्चुअल, यानी माहौल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपने उसको पढ़ा, आपकी समझ कितना काम करती है, वो क्वेश्चन बनेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री की तरह कोई सन याद करना है या कोई मैथ्स के रूल याद करने हैं, भी उस वो रूल लगाया और क्वेश्चन सही हो गया। पेडागोजी में ऐसा नहीं होता। जैसे व्यवहारिक साइकोलॉजी होती है ना, उसमें बच्चे के क्वेश्चन पढ़ने के बाद में बच्चे किस तरीके से व्यवहार करते हैं, क्लासरूम में हम क्या करेंगे, इंस्टेंट टाइप के प्रश्न आते हैं जो हम उसी टाइम सोल्व कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? जब हमने थ्योरी को अच्छे से कवर किया है। तो पेडागोजी पढ़ने का जो तरीका है ना वो यही है कि पहले आप थ्योरी को, मेथड्स को अच्छे से समझ लीजिए, रटना नहीं है, बस समझना है, और समझ के इनके कंसेप्ट जो है अपने माइंड में बिठाइए, और फिर देखिए कि पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके के बने हैं, और फिर आपके क्वेश्चन इजीली सही होंगे। तो प्रत्येक पेडागोजी से जो विद्यालयी विषय हैं, 5 विषय दिए हुए हैं आपको, इनके 4 क्वेश्चन आएंगे। तो सारे के सारे जो है ना मिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी अलग होती है, सेम होती है। इंग्लिश पढ़ने का औचित्य ये है कि इंग्लिश सबको टफ लगती है, कईयों को पढ़नी नहीं आती, कईयों को हिंदी नहीं बनानी आती, इसीलिए इंग्लिश की पेडागोजी को इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छे से ये इसको अपने माइंड में बिठाइए। बार बार रटने का कोई मतलब नहीं बनता, एक मेथड को अच्छे से कवर कर लीजिए, देन उसके पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ कौन से क्वेश्चन बने हैं, तो उनको आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। इसके बाद किसी भी एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं होती कि वो आपकी समझ से बाहर क्वेश्चन बनाए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स एंड जय हिंद।